नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा, जहां हमने ये पढ़ा था कि भाषा के स्वरूप और प्रकृति का एक दूसरे से क्या संबंध है। आज की जो क्लास है वो यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से हम ये पढ़ेंगे कि भाषा के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए, ताकि आपको सभी सब्जेक्टों की जो वीडियो हैं वो मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि भाषा के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। तो देखो भाई, भाषा में इतनी सारी विविधताएं क्यों हैं? भाषा में इतनी सारी विविधताएं इसलिए हैं क्योंकि भाषा जो है क्षेत्र के आधार पर बदल रही है, इतिहास के आधार पर बदल रही है। भाषा का प्रयोग हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भाषा पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, और इसके आधार पर भाषा के विभिन्न रूप हमें दिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भौगोलिकता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा कितने प्रकार की हैं। तो देखो भाई, हर क्षेत्र में अलग अलग जलवायु होती है। हर क्षेत्र का अपना एक अलग इन्वायरमेंट होता है, यानी कि अलग पर्यावरण होता है। हर क्षेत्र में संसाधन भी अलग अलग पाए जाते हैं। हर क्षेत्र की जीव जंतुओं की प्रजातियां भी अलग होती हैं, और हर क्षेत्र के पेड़ पौधे भी अलग होते हैं। हर क्षेत्रों की जो फसलों की पैदावार भी है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। इसी वजह से हर क्षेत्र में अलग अलग शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। एक ही शब्द का प्रयोग शायद किसी और प्रयोजन से होता होगा, और एक ही शब्द का प्रयोग किसी और प्रयोजन से होता होगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, जब हम फूल को पुष्प कहते हैं तो हम इसका धार्मिक प्रयोजन समझते हैं, लेकिन जब हम फूल को फूल कहते हैं तो हम उसका धार्मिक प्रयोजन नहीं समझते, हम उसे एक डेली रूटीन, दैनिक दिनचर्या का एक भाग समझ लेते हैं। तो भौगोलिकता के आधार पर जो भाषाएं वो कई भागों में बटी हैं। जैसे कि पहली है व्यक्तिक बोली। तो व्यक्तिक बोली जो है वो हमारी सोसाइटी के हिसाब से डिसाइड की जाती है। वो हमारी समाज जो है वो निर्धारित करता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं, किस क्षेत्र में रह रहे हैं, और कैसा पर्यावरण हमारे आसपास है, क्योंकि ये सभी चीज़ें भाषा पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। इसी कारण हर व्यक्ति की अपनी एक व्यक्ति बोली होती है। और जैसा कि एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है हॉकेट, हॉकेट ने ये कहा है कि किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित जगह पर एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से प्रतीकों को रख रहा है, किस प्रकार से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन कर रहा है, ये उसकी व्यक्तिक बोली कहलाएगी। तो व्यक्तिक बोली क्या है? तो ये बात आप समझ गए, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो शब्द क्या है, उस व्यक्ति की बोली कहलाएगा। एक होती है स्थानीय बोली, यानी कि व्यक्तिक बोली एक व्यक्ति के स्तर पर हो गई। जब हम स्थानीय बोली की बात करेंगे तो एक स्थान के आधार पर हो जाएगी। तो बहुत से व्यक्ति बोलियों को मिलाकर एक स्थानीय बोली बोली जाती है, यानी कि व्यक्तिक बोली एक व्यक्ति के स्तर पर बात कर रहे हैं हम। स्थानीय बोली में क्या होगा कि स्थानीय बोली में व्यक्तिक बोली को मिलाकर एक स्थानीय की, भाई इस स्थान की यही भाषा है। इसमें ध्वनि, रूप, वाक्य जो होंगे ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। यह किसी छोटे स्तर पर बोली जाएगी, यानी कि बस एक स्थान की भाषा हो जाएगी कि भाई इस स्थान पर ये वाली भाषा चलती है, और उसका कोई पूरे देश से या पूरे विश्व से लेना देना नहीं होगा। एक होती है उपबोली। तो जो स्थानीय बोलियां होती हैं, इन स्थानीय बोलियों के साथ साथ जो अन्य भाषाएं चलती हैं उन्हें हम उपबोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी एक भाषा है, लेकिन भोजपुरी में छपरिया, खखार, शाहवारी, गोरखपुरी, नागपुरिया, ये सब क्या हैं, उपबोलियां हैं। यानी कि वैसे बोली क्या है, भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी भाषा के अंतर्गत छपरिया, खखार, शाहवारी, गोरखपुरी, नागपुरिया, इन सभी भाषाओं का भी धीरे धीरे विकास हुआ है। तो ये क्या है, उपबोली हैं। अब इसके बाद आती है बोली। जब आप बोली की बात करोगे तो देखो, भाषा और बोली में अंतर है। भाषा एक प्रतीक का माध्यम कर रही है, जबकि बोली उसके अंतर्गत निकल रही है। तो जब आप बोली की बात करोगे तो जो उपबोलियां हैं, इन सभी उपबोलियों को मिलाकर एक बोली बनाई जाती है। इसे विभाषा भी कहा जाता है। जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये सब बोली कहलाती हैं, जबकि इन सब की एक अपनी एक भाषा है जो कि एक लिपि के अंतर्गत आती हैं। तो भाषा और बोली में अंतर होता है भाई। भाषा की अपनी एक लिपि होती है, बात ध्यान रखना। अब एक होती है उपभाषा। तो भाषा के अंतर्गत जो आती है वो क्या होती है, उपभाषा होती है। जैसे बिहारी उपभाषा में भोजपुरी, मैथिली, ये सब क्या है, उपभाषाएं भी आती हैं। लेकिन ये जातीय असीमता यानी कि जातीय विविधताओं की वजह से है, ज्योग्राफिकल विविधताओं की वजह से ऐसा है। और सबसे एंड में आती है भाषा, यानी कि सबसे छोटा स्तर कौन सा है, व्यक्तिक बोली का। दूसरे पे स्थानीय बोली का, तीसरे नंबर पे उपबोली का, चौथे पे फिर आती है बोली, फिर आती है उपभाषा, और एंड में क्या आती है, भाषा। यानी कि भाषा सबसे व्यापक रूप होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। भाषा के बाद दूसरे नंबर पे उपभाषा आएगी, तीसरे नंबर पे बोली आएगी, चौथे पे उपबोली आएगी, पांचवें पे स्थानीय बोली आएगी, और सबसे लास्ट में व्यक्ति के आधार पर यानी कि व्यक्तिक बोली आएगी। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, और इसकी परिभाषा हमने चैप्टर में ही डिस्कस कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां आती हैं, जैसे खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, मारवाड़ी, ऐसी 18 बोलियां आती हैं भाई हिंदी भाषा के अंतर्गत।
तो इतने बात आपको पता चल गई। भौगोलिकता के आधार पर भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो भौगोलिकता के आधार पर भाषाओं के 6 प्रकार होते हैं: व्यक्तिक, स्थानीय, उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाषा के प्रयोग के आधार पर भाषा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि यूज़। तो देखो, भाषा के कई यूज़ होते हैं। सबसे पहला यूज़ होता है कि जो हम डेली रूटीन में भाषा का यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज फॉर कॉमन यूज़। तो कोई भी जो इंसान है, कोई भी जो सोसाइटी है, कोई भी जो समाज है, कोई भी देश है, ये अपने डेली रूटीन में जिन भाषाओं का प्रयोग करता है वो एक जनरल लैंग्वेज होती है, एक जनरल भाषा होती है। ये संपर्क भाषा के रूप में भी कार्य करती है। प्राय इसमें ना ग्रामेटिकल चीज़ें नहीं होती, जैसे कि हम रोज़ अपने घर में बातचीत कर रहे हैं, भैया खाना ला देना, ये दे देना, वो दे देना, ये सब क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा है। दूसरी भाषा होती है साहित्यिक भाषा। अब देखो, भाषा का सबसे ज़्यादा आदर्श रूप यही है। किसी भी भाषा के विकास में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जिस भाषा में साहित्य लिखे जाएंगे उसी भाषा में साहित्य पढ़े जाएंगे। तो जिस बच्चे को साहित्य पढ़ना है वो उस भाषा का ज्ञान लेगा जिस भाषा में उसे साहित्य पढ़ना है। तो ऐसे में भाषा का विकास जो है वो साहित्य से ही होता है। तो जब शिक्षा में आप एजुकेशन का यूज़ कर रहे हो, एजुकेशन में जब आप लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, शिक्षा में आप भाषा का यूज़ कर रहे हो, साहित्य की रचना में यूज़ कर रहे हो, तो इसमें ग्रामेटिकल चीज़ें होंगी। ये बात ध्यान रखना, यानी कि इसके अंदर व्याकरण आएगी। तीसरा होता है व्यावसायिक भाषा। अब देखो, व्यावसायिक जो भाषा होती है, इसका जो इसमें जो शब्द होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। ये औपचारिक यानी कि फॉर्मल भी हो सकती है, ये तकनीकी भी भाषा हो सकती है। इसमें लिखित और मौखिक दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है। इसकी अपनी एक विशेष शब्दकोश भी होता है, इसकी अपनी एक विशेष शब्दावली भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स की भाषा कैसी है। ऐसे प्रयोग के आधार पर एक भाषा आती है कार्यालयी भाषा, यानी कि ऑफिस यूज। तो कार्यालयों में, विभिन्न संस्थाओं में, कंपनियों में, प्रशासन में इस आधार पर भाषा का यूज होता है ताकि अनुशासन बना रहे। और एक होती है राजभाषा। जैसे भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, तो ये देश में सबसे अधिक जो लोग भाषा बोलते हैं उस भाषा को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। राजभाषा सारे सरकारी मंत्रालयों में, सारे सरकारी कार्यालयों में, कंपनियों में, नियमों में आपको दिखाई देगी। फिर आती है एक राष्ट्रभाषा। हर देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है, लेकिन भारत एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात की गई, लेकिन इसमें विवाद उठ गए कि भाई हम लोग हिंदी नहीं जानते तो राष्ट्रभाषा क्यों माने इसे। तो इस वजह से भारत में ना जो राष्ट्रभाषा है वो अभी हिंदी को मान्यता नहीं मिल पाई है। तो भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा उस देश में होगी जिस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होगी, उनके अंदर ना अपने मतभेद छोड़कर अपने देश के लिए देशभक्ति की भावना होगी, राष्ट्रवाद होगा। तो जहाँ पर राष्ट्रीय चेतना होती है, राष्ट्रवाद होता है, देशभक्ति की भावना प्रज्वलित होती है, एक ही संस्कृति के लोग होते हैं, वहाँ पर एक भाषा उनकी हमेशा से राष्ट्रभाषा बन जाती है। ज़्यादातर देशों में जो राष्ट्रभाषा है वो राजभाषा ही होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है भाई। एक होती है कोडिंग लैंग्वेज, जिसे हम गुप्त भाषा कहते हैं। गुप्त भाषा का मतलब ये किसी विशेष समय पर अपनी बातों को अपने ही लोगों को समझाने के लिए यूज़ की जाती है। मोस्टली जो है सुरक्षा के क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं युद्ध के दौरान बहुत सारे कोडिंग वर्ड का यूज़ हो सकता है। ये सिर्फ उसी वर्ग के लोग समझ सकते हैं जो उस वर्ग से जुड़े हैं। इसे हम चोर भाषा भी कहते हैं। इसकी सीमा भौगोलिक नहीं होती। ये भाषा सेना में यूज़ होती है, डकैतों या चोरों द्वारा भी यूज़ होती है। इसे हम कूट भाषा या फिर कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। और लास्ट में एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि मृत भाषा। मृत भाषा का मतलब यह है कि पास्ट में तो इसका यूज़ होता था, लेकिन वर्तमान में इसका यूज़ अब नहीं हो रहा है। यानी कि जिस भाषा का यूज़ प्राचीन काल में होता था, इसके बहुत सारे साहित्य भंडार भी हैं, इसकी बहुत सारी किताबें भी हैं, ये कभी राज दरबारों की भाषा भी रही थी, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं हो रहा। ऐसी भाषा को हम मृत भाषा कहते हैं। तो अगर हम बात करें भौगोलिक आधार पर भाषाओं के रूप, तो 6 होते हैं: व्यक्तिक, स्थानीय, उपबोली, बोली, उपभाषा और भाषा। अब हम प्रयोग की बात करें तो जैसा जहाँ हम लैंग्वेज का जिस हिसाब से प्रयोग करेंगे उस हिसाब से, जैसे जनरल जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं तो वो सामान्य बोलचाल की भाषा है। साहित्य में हम भाषा करेंगे तो साहित्यिक भाषा है, व्यावसायिक भाषा, कार्यालयी भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, कोडिंग लैंग्वेज यानी गुप्त भाषा और मृत भाषा। अब हम बात करेंगे निर्माण के आधार पर भाषाओं के रूप। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेडिंग टू हेडिंग आंसर लिखो और नंबर पूरे पाओ। अब देखो, निर्माण के आधार पर 2 भाषाएं हैं, एक सहज भाषा और एक कृत्रिम भाषा। अब आप कहोगे सहज भाषा कौन सी है? तो जिनके उदय प्राकृतिक रूप से हुआ है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, ये सामान्य बोलचाल की भाषाएं, ये सब सहज भाषाएं हैं। जबकि जो कृत्रिम भाषाएं हैं, मानव निर्मित भाषाएं, ये पता है क्या है? ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण बढ़ा, बातचीत के दौरे बढ़े, वैश्वीकरण का दौर बढ़ा, तो बड़े पैमाने पर भाषाओं में मिश्रित संस्कृति हुई। अब भाषाओं में जो मिश्रित संस्कृति हुई तो ये कहलाई कृत्रिम भाषा। जैसे कि एस्पेरेंतो जो भाषा है वो इसी का एक क्या है, एग्जाम्पल है। मानकता के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से किस समाज ने किस लैंग्वेज को एक मानक माना है, तो इसके आधार पर 2 लैंग्वेज होती हैं, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड।
तो देखो स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज होती है यानी कि मानक जो भाषा होती है, इसमें व्याकरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि, शब्द और वाक्यों में सब चीज़ों में व्याकरण का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे घर जाना है, तो इसमें ग्रामर की स्वीकृति होगी। जबकि नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होगी उसमें पता है क्या है, व्याकरण का उतना यूज नहीं होगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विशेष्य का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना का मतलब क्या होता है, जबकि वो है कि मुझे घर जाना है, तो हम बोलते हैं मुझे घर जाना है, ये तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मानक लैंग्वेज है। और ये हम मानेंगे कि ग्रामेटिकली होगी, ये व्याकरण के आधार पर होगी। जबकि जब हम नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें भाषा का यूज़ नहीं होगा। ऐसी एक अमानक भाषा है। अमानक भाषा में क्या होगा कि व्याकरण भी यूज़ हो रही है और नहीं भी हो रही है। ठीक है भाई, समाज में उसको ज़्यादा स्वीकृति नहीं है। जैसे मेरे को जाना है, कहाँ जाना है भाई। ऐसी एक होती है स्लैंग लैंग्वेज यानी कि उपभाषा। उपभाषा में भी अनौपचारिकता होती है। ज़्यादातर जो अशिक्षित लोग होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो ज़्यादातर स्लैंग यूज़ करते हैं, उपभाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई। अश्लील शब्दों का भी प्रयोग धड़ल्ले से इसी में होता है, किसमें, स्लैंग में। तो मानकता के आधार पर कौन सी है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, नॉन स्टैंडर्ड यानी कि मानक भाषा या मानकेतर भाषा, अमानक भाषा या उपभाषा। अब हम बात करेंगे कार्यों के आधार पर भाषा, यानी कि प्रकार के आधार पर जब भाषा की बात करोगे तो इसके भी चार रूप हैं। एक है संपूरक भाषा। तो निजी ज्ञान की वृद्धि के लिए हम जब दूसरी भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं लेकिन उसका पूरा यूज़ नहीं होता, तो हम वो कहते हैं संपूरक भाषा। जैसे हिंदी को समझने के लिए कई बार आप इंग्लिश के वर्ड यूज़ करते हो, और जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो वो इंग्लिश को समझने के लिए हिंदी का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जब हम अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए एक सेकेंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, दूसरी भाषा का यूज़ करते हैं, तो वो संपूरक भाषा कहलाती है। एक होती है परिपूरक भाषा। परिपूरक भाषा का मतलब ये है कि हम कम्युनिटी में प्रचलित दूसरी भाषा को हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भारत में हिंदी तो चलन में है, लेकिन फिर भी हमें अपने विकास के लिए इंग्लिश को सीखना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश हमारे यहाँ कैसी भाषा है, परिपूरक भाषा है। एक लैंग्वेज होती है सहायक भाषा, जो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में सहायता करती है। जैसे हिंदी जब आप पढ़ोगे तो हिंदी में बहुत सारे संस्कृत शब्दों का प्रयोग होता है। तो हिंदी में जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो संस्कृत हिंदी की क्या हो गई, सहायक भाषा हो गई। हिंदी का प्रयोग करते हुए हमें कई बार संस्कृत की भी सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी ग्रामर को अगर आपको समझना है तो संस्कृत ग्रामर की भी आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो ये सहायक भाषा होती है। ऐसी एक समतुल्य भाषा होती है यानी कि समान भाषा। इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरी भाषा में समान ज्ञान प्राप्त कर लेता है और धीरे धीरे करके अपने डेली रूटीन में उसी भाषा का यूज़ करने लग जाता है, तो वो समतुल्य भाषा हो जाती है। जैसे हम लोग, हमारी मातृभाषा हिंदी है, अब हिंदी के साथ साथ हम आजकल ना डेली रूटीन में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दैनिक दिनचर्या में इंग्लिश वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इंग्लिश एक तरीके से हिंदी की समानांतरी भाषा हो चुकी है। अमेरिका में बहुत सारे जो देश, अमेरिका में विभिन्न देशों के जो बसे लोग हैं, अपनी अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें अमेरिका जाना हो तो भैया हिंदी में बोलने का काम तो नहीं चलेगा, तो हमने वहाँ की भाषा सीख ली। अब वो क्या हो गई, वहाँ की समतुल्य भाषा हो गई, हिंदी के बराबर वाली भाषा हो गई। तो संपूरक, परिपूरक, सहायक, समतुल्य भाषा ये सब प्रकार के आधार पर हैं। अब हम इतिहास के आधार पर भाषा देखेंगे। तो इतिहास के आधार पर सबसे पहली बात यह है कि भाषा का उदय कहाँ से हुआ है, किस जगह से हुआ है, भाषा निकली कहाँ से है। एक प्राचीन भाषा होती है जिसका यूज़ प्राचीन काल में हुआ हो, जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन भाषा, हिब्रू भाषा, तमिल भाषा, ये सब प्राचीन भाषाएं हैं विश्व की। एक मध्यकालीन भाषाएं हैं जैसे पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब मध्यकाल में उदय हुआ है। आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेज कैसी हैं, ये मॉडर्न लैंग्वेज हैं। अब मिश्रण के आधार पर भाषाएं कौन सी हैं, भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, नॉलेज इस किताब में बहुत ज़बरदस्त है। अगर जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है तो कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल पढ़ते हैं। जो बच्चे पूरे साल पढ़ेंगे ना, उनकी हिंदी इतनी टॉप लेवल की हो जाएगी, कसम से कह रहा हूँ मैं आपको। तो इसे ना आप बहुत अच्छे से पढ़ो। जो बच्चे खासतौर पर बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी के अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उसमें तो हिंदी आती है बहुत ज़्यादा। तो ये किताबें जो है ना इग्नू की, ये बहुत ज़बरदस्त है, ज्ञान का ज़बरदस्त भंडार है इसके अंदर। तो मिश्रण के आधार पर जो भाषाएं हैं वो भी कई प्रकार की हैं, जिनमें से पहली भाषा है पिजिन भाषा। अब पिजिन भाषा क्या है, तो देखो, जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को गुलाम बनाती है तो दो भाषाओं का मिश्रण होता है। जैसे ब्रिटिश ने हमें गुलाम बनाया तो उस दौरान हिंदी और इंग्लिश का मिश्रण हुआ, इसे हम मिश्रित भाषा या फिर इसे हम पिजिन भाषा कहते हैं। एक भाषा होती है क्रियोल भाषा, ये पिजिन का ही विकसित रूप है। क्योंकि क्या होता है, लगातार जब पिजिन भाषा एक पीढ़ी बोलती जाती है तो आने वाली पीढ़ियों को अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज के बारे में पता ही नहीं होता कि हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है। तो ऐसे में ना पिजी भाषा जब बड़े पैमाने पर आने वाली पीढ़ियाँ यूज़ करने लग जाती हैं तो उसे हम क्रियोल भाषा कहते हैं। विश्व के बहुत सारे देश हैं, जैसे मॉरिशस हो गया, गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया, इन सभी देशों में लोग अपनी प्राचीन भाषा भूल चुके हैं, लोगों को पता ही नहीं हमारी पहले की भाषा क्या है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियोल भाषी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, डच बोलते हैं, लेकिन ना ये जो भाषाएं हैं ये इनकी ओरिजिनल भाषाएं नहीं हैं।
तो पिजिन भाषा कौन सी है? जब कोई देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है तो भाषाओं का जो मिश्रण होता है वो पिजिन होता है। फिर आने वाली पीढ़ियाँ केवल और केवल उपनिवेशी भाषा को सीख ले और अपनी भाषा को भूल जाएं तो वो क्या हो जाती है? क्रियोल भाषा कहलाती है। तो भाषा के विविध रूपों की बात करोगे तो भूगोल के आधार पर, फिर आप इतिहास के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, निर्माण के आधार पर, मानकता के आधार पर, ऐतिहासिकता के आधार पर ऐसी हेडिंग बनाकर इनके बारे में लिखोगे अगर चीज़ें आपको याद हैं तो। आगे इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठने वाला है कि हिंदी भाषा और उसके विकास पर क्या करो? टिप्पणी करो। तो इस चैप्टर से अब तक हम दो क्वेश्चनों को समझ चुके हैं। एक, भाषा के विविध प्रयोगों को, और उससे पहले भाषा के प्रकृति और ध्वनि का संबंध क्या है ये सब समझ चुके हैं। इस चैप्टर के अगले भाग में हम हिंदी भाषा और उसके विकास पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।